एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 9th का चैप्टर 1 सीबीएसई का हम डिस्कस कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो दोस्तों, इस लेक्चर में मैं सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जो बुक के बीच बीच में, जो चैप्टर के बीच बीच में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं, वो एक ही वीडियो में मैं सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपके पास बुक होगी तो आप इंटेक्स्ट में पेज नंबर देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं और लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करेंगे ज़्यादा देरी ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। क्या कहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन से मैटर है ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, चेयर मैटर है क्या? तो हाँ, चेयर मैटर है, चेयर मैटर है। चेयर क्या है? मैटर है। हमने पढ़े मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या होता है, तो ऑल द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जिसका खुद का ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका खुद का स्थान घेरता हो और जिसका खुद का मास हो। जो स्थान घेरता हो, ऑक्यूपाई स्पेस, और जिसका खुद का मास हो, वो क्या होता है, मैटर कहलाता है। तो चेयर देखिए आप, चेयर ऐसा होता है। चेयर जो होता है दोस्तों, ये स्थान घेरता है ना, स्थान घेरता है। कुर्सी स्थान घेरती है और उसका खुद का वजन भी होता है। स्थान घेरती है और उसका खुद का वजन भी होता है। तो चेयर क्या है, मैटर है। और ये कौन सा मैटर है? सॉलिड है, याद रखना है। कौन सा है? सॉलिड है। इसके बाद एयर, एयर भी मैटर है दोस्तों। एयर भी क्या है? मैटर। हवा एक गैस है जो स्थान घेरती है और उसका खुद का मास होता है। जो ऑक्यूपाई स्पेस करती है ये, और इसका खुद का अपना मास होता है, द्रव्यमान होता है। तो ये भी क्या है, ये भी मैटर है। लेकिन कौन सा मैटर है ये? तो ये गैस मैटर है, गैस है, याद रखना है। लव मैटर है क्या? याद रखिए दोस्तों, लव मैटर नहीं है। लव मैटर नहीं है ना, लव मैटर नहीं है। स्मेल मैटर है क्या? तो हाँ, स्मेल मैटर है। स्मेल क्या है? मैटर है। और ये कौन सा मैटर है? तो ये गैस मैटर है, गैस, है ना। ये हेट मैटर है क्या? तो हेट भी मैटर नहीं है दोस्तों, हेट भी मैटर नहीं है। जैसे कि आपको बता दूं कौन से मैटर नहीं होते। तो लव, हेट, थॉट आर नार मैटर। लव, हेट, थॉट आर नार मैटर, यानी आर नॉट मैटर। तो हेट मैटर है कि नहीं है। इसके अलावा आलमंड्स यानी कि बादाम होता है, इसका मतलब ये मैटर है क्या? तो हाँ, ये मैटर है। कैसा मैटर है? सॉलिड है ये, है ना। इसके अलावा थॉट मैटर है क्या? तो नहीं है मैटर। कोल्ड मैटर है क्या? कोल्ड मैटर है क्या? तो हाँ, नहीं है दोस्तों, याद रखना है। कोल्ड अगर लिखा रहा तो कोल्ड मैटर नहीं है, कोल्ड मैटर नहीं है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक रहता तो ये क्या हो जाता? मैटर हो जाता। तो कोल्ड मैटर नहीं है, याद रखना है। लेमन मैटर है। लेमन वाटर बोले वो भी मैटर है। खाली लेमन लिखा है तो वो भी मैटर है। वाटर, लेमन वाटर मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम दोस्तों, तो ये क्या है? ये मैटर है क्या? ये मैटर है क्या? तो स्मेल इज मैटर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल इन एयर, है ना। बिकॉज इस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल इन एयर, क्योंकि उसके पार्टिकल एयर में मिले हुए रहते हैं, तो ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। गंध क्या होता है? स्मेल का मतलब होता है गंध। पदार्थ है यानी मैटर है, क्योंकि हवा में उपस्थित कणों से बना होता है। ये हवा में उपस्थित पार्टिकल से बना होता है। परफ्यूम की जो सेंट है ना, वो हवा में उपस्थित पार्टिकल से बना रहता है, इसलिए ये भी मैटर है। इसलिए ये भी क्या है? मैटर है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, यानी हमको बताना है कौन से मैटर है। तो चेयर मैटर है, एयर मैटर है, आलमंड्स मैटर है, लेमन वाटर मैटर है, और स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी बुक में देख सकते हैं। पेज नंबर 3 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। गिवन द रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तो इसमें ऑब्जर्वेशन करना है। तो क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस योर सेवरल मीटर, है ना, अवे, बट गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव गो टू क्लोज। यानी कि ये बोला है, गर्म और चटपटे खाने की गंध कई मीटर दूर तक महसूस की जा सकती है। गर्म और चटपटे खाने की गंध कई मीटर तक महसूस की जा सकती है, जबकि ठंडे खाने की गंध के लिए हमें करीब जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको साइंस में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, यानी कि जो हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, उसे जानना ही साइंस है दोस्तों। उसी को ऑब्जर्व करना या जानना ही क्या है? साइंस है। तो इसका आंसर देखिए,
तो देखिए क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है पार्टिकल ऑफ हॉट एंड सीजलिंग फूड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। अब खाना गर्म है दोस्तों तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई रहेगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। और एंड थस दे डिफ्यूज क्विकली इन एयर, वो जल्दी से, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो जल्दी से एयर में मिल जाएगी, और एयर में जैसे ही मिलेगी दोस्तों तो ट्रेवल कर सकती है, दूर तक के जा सकती है हवा के साथ, तो कई मीटर तक जा सकती है, तो दूर तक के जा सकती है। ऑन द अदर हैंड कोल्ड फूड क्या होता है, कोल्ड फूड हैव लो काइनेटिक एनर्जी। ठंडे खाने की काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर कम है यानी ठंडा है, टेम्परेचर कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम रहेगी। तो लिखा हुआ है देखिए लो काइनेटिक एनर्जी एंड कैन नॉट ट्रेवल सेवरल मीटर फ्रॉम द सोर्स, है ना। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये वाला आंसर आपको लिखना है आप अपनी नोट्स में, इसके अलावा आप इसको याद करना है आपको एग्जाम के लिए। मैंने तो समझा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गर्म खाना जो होता है वाष्पीकृत भोजन में, वाष्पीकृत यानी जो इवोपोरेट होता है, गर्म खाना जो इवोपोरेट होता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, जल्दी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है ना। गतिज ऊर्जा के कारण जिसमें वो हवा से अधिक तेजी से फैल जाता है या मिल जाता है, काइनेटिक एनर्जी के कारण वो हवा में या एयर में जल्दी से मिल जाता है या फैल जाता है। और जिसे हवा से तेजी से फैल जाता है, फिर दूसरी ओर ठंडा खाना ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती। क्यों कम होती, क्योंकि वो इवोपोरेट जल्दी नहीं होता, है ना, नहीं होता। तो जिसका पता लगाने के लिए नज़दीकी जाना पड़ता है और किनारे जाके सूंघना पड़ता है। तो समझ में आ गया इसका आंसर, बहुत ही आसान है। तो इसको आपको याद रखना है, याद रखना है ना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड इज नॉट, है ना। तो ये इसको याद रखना है दोस्तों, ये आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डाइवर यानी अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रो वाटर इन स्विमिंग पूल। एक डाइवर जो है, गोताखोर, जो पानी में गोता करते हैं, गोता करते हैं, तैरते हैं, गोताखोर, वो पानी को कट कर लेता है ना, कट कर लेता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो क्यों कट कर लेता है वो हमको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दूं, पानी को काटने की गोताखोर की क्षमता, जो गोताखोर होता है, जो तैरते हैं अंदर जाके, गोताखोर की क्षमता पदार्थ में क्या होता है, पदार्थ में तरलता और अंतरकणविक रिक्त स्थान होते हैं दोस्तों, जिसे क्या बोला जाता है पदार्थ में, यानी इसमें क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं। पानी में जो होते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं दोस्तों। उस इंटर पार्टिकल स्पेस की वजह से पानी की तरलता में बहने और आकार बदलने की अनुमति दे देता है ना। इंटर पार्टिकल स्पेस जो है पानी को बहने और आकार बदलने की अनुमति दे देता है। गोताखोर पानी को काटता है और उसमें आगे बढ़ता है। तो पानी के अंदर जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह में स्पेस होता है। जो पानी है, वाटर है, उसके अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो स्पेस होने की वजह से उन्हें गोताखोर की हरकत जैसे ही वो बल लगाता है, फोर्स लगाता है अपने हाथों से, तो पानी को आसानी से काट सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन जिस प्रकार का है उसी प्रकार का आंसर लिख रखा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो पूछा है वही आंसर है। दिस ऑब्जर्वेशन सो द मैटर हैज इंटर पार्टिकल स्पेस, है ना। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, परमाणु यानी एटम, मॉलिक्यूल्स और उनके जो आयन होते हैं उनके बीच की खाली जगह को कहते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, जो एटम होता है, जो मॉलिक्यूल्स और जो आयन होते हैं दोस्तों, उनके बीच खाली स्थान होता है। इसी वजह से पानी को आसानी से काट सकता है कौन, डाइवर जो है पानी को आसानी से फोर्स लगा के काट सकता है। तो इसका आंसर एक लाइन में ये बिल्कुल सही है जो पूछा गया। ऑब्जर्वेशन बताना है हमको, दिस ऑब्जर्वेशन सो दैट मैटर हैज इंटर पार्टिकल स्पेस, ये आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना। तो क्या बताना है हमको, मैटर के विशेषता बताना है, मैटर के कणों की विशेषता बताना है। तो मैटर के कणों की विशेषता बताना है। तो यहाँ पे 3 विशेषताएं लिखी हुई है। एक और विशेषता, जैसे पहली विशेषता अपन लिख सकते हैं कि ये अत्यंत छोटे होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, अत्यंत छोटे, यानी दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना। या फिर ऐसा लिख सकते हैं अपन, दे आर एक्सट्रीमली टाइनी, है ना, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, टाइनी लिख सकते हैं। लेकिन 3 लिखे हुए हैं, 3 इंपॉर्टेंट है।
तो उनके बीच रिक्त स्थान होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना, उनके बीच रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है, स्पेस बिटवीन देम, है ना, ये पार्टिकल की यानी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है। सेकंड, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो मूव करते रहते हैं, निरंतर गति में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, निरंतर गति में रहते हैं। थर्ड है द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। और चौथी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे दे आर एक्सट्रीमली टाइनी, है ना। चौथा लिखना है तो दे आर एक्सट्रीमली टाइनी। इस तरीके से पेज नंबर इस तरीके से पेज नंबर 3 जो है दोस्तों, पेज नंबर 3 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया, आप अपनी नोट्स में लिख सकते हैं। पेज नंबर 6 में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। आप अपनी बुक में देख सकते हैं ये क्वेश्चंस, और मैं इसके आंसर भी आपको बताऊंगा, साथों साथ समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको याद करने में फिर आसानी हो सके दोस्तों। तो आइए शुरू करेंगे दोस्तों। आप अपनी बुक में देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पेज नंबर 9 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व बोलते हैं, है ना। डेंसिटी किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा है दोस्तों, द्रव्यमान की मात्रा है। तो हम बोल सकते हैं किसी मैटर में, कोई मैटर में जो उसका वॉल्यूम है ना, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा, जो मैटर है दोस्तों, जो मैटर होता है उसमें वॉल्यूम पर यूनिट यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है दोस्तों। जो मास होता है या डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और मास, ये डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होती है समझ में आया। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं डेंसिटी क्या होती है, तो किसी पदार्थ के जो पार्टिकल होते हैं वो एक निश्चित स्थान यानी निश्चित वॉल्यूम में कितने पास हैं, एक निश्चित वॉल्यूम में कितने पास हैं, है ना। एक मान लो ये ठोस है, तो इस एक निश्चित वॉल्यूम में कितने पास है वो पार्टिकल, उसे कहा जाता है डेंसिटी। कितने पास हैं, है ना। तो उसका फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। उदाहरण के लिए यदि मैं आपको बताऊं समझाने के लिए, तो आपके पास दो वॉल्यूम के दो पत्थर है दोस्तों, दो वॉल्यूम के दो पत्थर है, लेकिन एक भारी है, एक जो है भारी है, मान लो एक भारी है, एक 2 किलो का है ना, और एक 1 किलो का है दोस्तों, लेकिन इसका वॉल्यूम सेम है, दोनों एक भारी है दूसरा हल्का है, एक भारी है दूसरा हल्का है। तो हम बोल सकते हैं भारी पत्थर में अधिक घनत्व होगा, जो 2 किलो वाला पत्थर होगा उसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे, वो अधिक घनत्व होगा, और क्योंकि उसमें प्रति इकाई आयतन अधिक द्रव्यमान होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा। इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, इसमें मास क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, और इसमें भी मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा लेकिन कम होगा, इसीलिए इसका वजन 1 किलो है। तो ये उदाहरण के लिए आपको मैं समझाया। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 आयतन वाले 2 वॉल्यूम वाले पत्थर है, एक भारी है और दूसरा हल्का, तो भारी पत्थर में अधिक घनत्व होगा, यानी भारी पत्थर की अधिक डेंसिटी होगी, क्योंकि प्रति इकाई आयतन यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम अधिक मास वाला होता है, ये समझे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया था यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी का सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद रखना है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसके अलावा अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग में जमाना है डेंसिटी को, है ना, इंक्रीजिंग में जमाना है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बढ़ते क्रम में। इसका मतलब है संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना, संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में, सबसे पहले छोटा आएगा फिर थोड़ा उससे बड़ा आएगा, यानी संख्याओं को या डेंसिटी के हिसाब से जो भी चीज़ यहाँ लिख रखी है, दी रखी है ना, उसको संख्याओं को छोटे से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम बोलते हैं दोस्तों, आरोही क्रम भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि संख्याएं बाएं से दाएं बढ़ती है,
इसमें जो बाएं से दाएं बढ़ती है दोस्तों, ये हो गया बाएं, है ना, और ये हो गया दाएं, तो ये इधर साइड हो गया लेफ्ट और इधर साइड हो गया राइट। तो लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ती है, इसमें लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ती है। सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी डेंसिटी वाली चीज पहले लिखी जाती है और उसके बाद बड़ी डेंसिटी वाली चीज लिखी जाती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये सबसे पहले एयर लिख दिया, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चाल, कॉटन और आयरन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले सबसे कम डेंसिटी किसकी है, तो एयर की है। सबसे कम डेंसिटी किसकी है, एयर की है ना। एयर की डेंसिटी सबसे कम है क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर है, तो एयर की डेंसिटी सबसे कम है। दूसरे नंबर में आ जाएगा, इससे थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, एग्जॉस्ट फॉर्म चिमनी, एग्जॉस्ट फॉर चिमनी। चिमनी जो होता है दोस्तों, चिमनी का मतलब होता है चिमनी से धुआं निकलता है। मान लो तो कौन सी जलाते हैं वाली चिमनी नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चिमनी लगा रहता है, या किचन में धुआं बाहर करने के लिए कई बार कई घरों में चिमनी लगा दी जाती है ना। तो चिमनी से धुएं निकलते हैं, गर्म धुआं निकलता है, अन्य हानिकारक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी चीज़ें निकलती है, धूल, तेल, गंध जो बाहर निकालने के लिए चिमनी लगाई जाती है। तो देखो एयर ही बाहर निकल रही है, लेकिन एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, कुछ पार्टिकल्स मिले हुए हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई एयर से। समझ में आया, इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई एयर से। और एग्जॉस्ट फॉर्म चिमनी के बाद कॉटन की डेंसिटी ज़्यादा है दोस्तों, याद रखना है, कॉटन की डेंसिटी ज़्यादा है। आप बोलेंगे कॉटन तो बहुत हल्का होता है, इसकी डेंसिटी क्यों है? नहीं, कॉटन को ही कपास कहा जाता है। कपास का घनत्व पानी से कम होता है दोस्तों। देखो पानी के पहले लिखा गया है कपास का घनत्व यानी कॉटन का डेंसिटी पानी से कम है। इसका कारण यह है कि कपास में छोटे छोटे छेद होते हैं जो दिखाई नहीं देते, छिद्रपूर्ण होता है पदार्थ। कॉटन जो होता है छिद्रपूर्ण पदार्थ होता है, कपास होता है उसके अंदर छिद्र यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, दिखाई नहीं देते, वहाँ सारी हवा भरी होती है दोस्तों। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, टाइनी टाइनी छेद होते हैं, उसमें क्या होता है कि हवा भरी हुई रहती है दोस्तों, उसमें बहुत सारी हवा भरी हुई रहती है। इस हवा के कारण कपास का वॉल्यूम पानी से बड़ा होता है। इस हवा के कारण ही कपास का जो वॉल्यूम है वो पानी से बड़ा होता है, पानी से बड़ा होता है, इसलिए इसका घनत्व पानी से कम है, इसलिए इसका घनत्व पानी से कम है। समझे क्या? इसलिए इसका घनत्व पानी से कम है, क्योंकि मान लो कोई कॉटन का कपड़ा या कोई कॉटन की कोई चीज़, रुई को आप पानी में डालोगे तो उसके जो बीच में स्पेस है दोस्तों, वहाँ पे हवा भरी हुई रहती है, तो हवा भरी हुई रहेगी, है ना, तो उसमें पानी घुस जाएगा और पानी घुसेगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो कॉटन की डेंसिटी ज़्यादा है, कपास का घनत्व, कपास की डेंसिटी पानी से कम है, इतना याद रखना है। कपास की डेंसिटी पानी से कम है, कपास की डेंसिटी पानी से कम है, ये समझ में आया क्या आपको, है ना, पानी से कम है, समझ में आया क्या? उसके बाद वाटर की डेंसिटी आएगी, वाटर की डेंसिटी आएगी, है ना, वाटर की डेंसिटी। तो पानी की डेंसिटी जितनी है दोस्तों, उससे कम जितनी भी चीज़ें, पानी की डेंसिटी जितनी है उससे कम डेंसिटी वाली चीज़ें पानी के ऊपर तैरेगी, पानी के ऊपर तैरेगी। लकड़ी डाल दिया अपन ने तो पानी के ऊपर तैरेगी, क्योंकि लकड़ी की डेंसिटी कम है। वैसे जिस चीज़ की डेंसिटी कम है वो ऊपर तैरेगी, और जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे बैठ जाएगी दोस्तों, पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगी। देखिए वाटर के बाद आएगा हनी। हनी, हनी का मतलब होता है शहद। शहद का घनत्व यानी शहद की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है दोस्तों, पानी से ज़्यादा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो पानी से गाढ़ा होता है ये जो शहद होता है, हनी होता है, वो पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। इसका मतलब है कि एक निश्चित वॉल्यूम होता है उसका, शहद का वजन पानी से ज़्यादा होता है, शहद का वजन पानी से ज़्यादा होता है। इस कारण यहाँ शहद में पानी की तुलना में शर्करा होती है। देखो पानी की तुलना में शहद में कई पार्टिकल मिले हुए हैं, है ना, जैसे शर्करा मिली हुई है, शर्करा मिली हुई है ना। तो शहद में पानी की तुलना में शर्करा और अन्य ठोस पदार्थ की मात्रा होती है, शहद में अन्य ठोस पदार्थ की मात्रा होती है, इसलिए इसका घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए इसका घनत्व बढ़ जाता है। तो इसका घनत्व जो है वाटर से ज़्यादा ही, याद रखें आप, है ना। पानी से ज़्यादा घनत्व किसका है? शहद का है। शहद के बाद बात करते हैं अपन चाल्क। चाल्क का मतलब चाक दोस्तों। कौन सी चाक? जो अपन, मैं आपको जब पढ़ाता हूँ, पढ़ाते समय जो ब्लैक बोर्ड में जो चाक का यूज़ करते हैं वो चाक की बात हो रही है। अब आप कहेंगे चाक का घनत्व ज़्यादा कैसे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, चाक का घनत्व इसलिए ज़्यादा है दोस्तों क्योंकि चाक का जो घनत्व होता है, ये याद नहीं रखना है, सिर्फ ऐसे बता देता हूँ, 2.2 से 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो क्या होता है, चाक का घनत्व ज़्यादा कैसे है ना, ये अपने को पता होना। चाक की जो संरचना है दोस्तों, चाक की जो बनावट है, संरचना है, वो उसमें छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और गठन के आधार पर विशिष्ट घनत्व थोड़ा भिन्न हो जाता है।
क्योंकि ये काय की बनी होती है, चाक काय का बना होता है, तो चाक तो बना होता है, चाक का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है, याद रखना है, चाक पानी में डूब जाता है। आप चाक को पानी में डाल के देखिए, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके पार्टिकल के अंदर, तो उसके अंदर पानी घुस जाएगा, फिर वो वजन हो जाएगा और चाक जाके पानी में डूब जाएगी, है ना। डेंसिटी घनत्व का पदार्थ द्रव्यमान प्रति होता है, तो क्या होता है, चाक जो होती है, चाक चूने की बनी होती है, काय की बनी होती है, चूने की बनी होती है। तो चूने की बनी होती है दोस्तों, ये तो चूने की बनी होती है चाक। चाक काय की बनी होती है, चूने की बनी होती है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है दोस्तों, है ना। चाक काय की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जो चाक जो हम वाले बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके पार्टिकल के अंदर, तो वहाँ पानी घुस जाता है तो वो भी नीचे बैठ जाएगी, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है दोस्तों, हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। समझ में आया। इसके बाद आयरन की डेंसिटी होती है, तो ये आपको क्रम भी याद रखना है, आंसर में इस प्रकार का लिखना है। समझ में आया, सब चीज़ समझा दिया मैंने, है ना। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की चैप्टर यानी पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी पहला है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला है, क्या बोला है, टेबुलेट द डिफरेंस बिटवीन यानी डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बताना है, यानी कि हमको पदार्थों की जो तीनों अवस्था होती है, मैटर की जो 3 स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों के गुणों के बारे में बताना है दोस्तों। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, इनके गुणों के बारे में बताना है ना। तो अलग अलग टाइप से हम इनके गुण बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ समझा देता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, तो देखो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन, प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले सॉलिड में देखो इधर साइड इंटर पार्टिकल स्पेस होता है दोस्तों, इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब होता है किसी मैटर में एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच खाली जगह होती है दोस्तों। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब है किसी मैटर में एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच खाली जगह होती है दोस्तों, उसे बोला गया है इंटर पार्टिकल स्पेस। तो समझ में आया आपको, मैटर में जो स्पेस होता है एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है उसे ही कहा गया इंटर पार्टिकल स्पेस, है ना। किसी पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं के बीच खाली जगह होती है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सॉलिड में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, तो बहुत कम होता है, बहुत कम। इसका मतलब होता है नेग्लेजिबल, का मतलब होता है बहुत कम होता है। आपने देखा होगा कोई भी सॉलिड चीज़ होती है उसके पार्टिकल आपस में कितने कनेक्ट रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, है ना। तो उन पे इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, क्योंकि एक में के साथ बंधे हुए हैं। लिक्विड में क्या होता है, तो लार्ज देन सॉलिड, यानी कि सॉलिड से ज़्यादा होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है दोस्तों। इंटर पार्टिकल स्पेस जो है सॉलिड से ज़्यादा होता है। और गैस में क्या होता है, वेरी लार्ज होता है, यानी इसके पार्टिकल जो दूर दूर रहते हैं, इसके पार्टिकल जो है इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है खाली जगह, सॉलिड में जो होता है नेग्लेजिबल होता है, का मतलब बहुत कम होता है, और सॉलिड से ज़्यादा होता है लिक्विड में, है ना। और इसमें वेरी यानी दूर दूर रहते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है किसमें, गैस में। समझ में आया कि इसका मतलब ये इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब ये, इसको आपको समझना है बस। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है मैंने बता दिया, एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच जो खाली जगह होती है ना, तो उसे ही इंटर पार्टिकल स्पेस कहा जाता है। तो ये सॉलिड में क्या होता है, तो बहुत कम होता है, और लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैस में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दूर दूर रहते हैं पार्टिकल। अब बात करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स की। तो इंटर पार्टिकल फोर्स इज आल्सो नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दोस्तों। तो ये क्या होता है, ये कौन सा फोर्स है, इंटर पार्टिकल फोर्स का मतलब होता है ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है दोस्तों। एट्रैक्टिव यानी अट्रैक्ट भी करता है और रिपल्स भी करता है ना। तो ये जो कौन सा फोर्स है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट एग्जिट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एटम और आयन,
है ना, मॉलिक्यूल्स, एटम एंड आयन। तो इसका मतलब क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स लगता है, पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स लगता है। वो फोर्स या तो एट्रैक्ट फोर्स लगता है, एट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, या फिर रिपल्सिव फोर्स हो सकता है ना, दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस, है ना, तो उसे ही कहा गया इंटर पार्टिकल फोर्स। तो सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, एक में को आकर्षण करना या प्रतिआकर्षण करना, आकर्षण करना, ये स्ट्रांग होता है दोस्तों। उसके बॉन्ड जो होते हैं सॉलिड के वो स्ट्रांग होते हैं। और लिक्विड के कैसे होते हैं, वीकर देन सॉलिड, वीकर देन यानी कि सॉलिड से थोड़े से कम, है ना, थोड़े से कम, यानी वीकर देन सॉलिड। और इसमें क्या होता है, गैस में क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है, यानी बहुत ही कम, नेग्लेजिबल होता है यानी बहुत कम होता है। क्या, इंटर पार्टिकल फोर्स गैस में बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है, और इसमें तो सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होता है इंटर पार्टिकल फोर्स। समझ में आया। शेप की बात करते हैं अपन अब, शेप की बात करते हैं। शेप का मतलब होता है दोस्तों कि शेप का मतलब होता है आकार, निश्चित आकार, है ना। तो ये शेप जो है, ये सॉलिड का कैसा होता है शेप, ये होता है डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, निर्धारित होता है, स्थित होता है, यानी स्थिर होता है। डेफिनिट का मतलब स्थिर होता है दोस्तों। आप जो भी सॉलिड चीज़ देखेंगे तो देखेंगे उसके पार्टिकल एक स्थिर जगह में बंधे हुए हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पे लिक्विड के क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होते हैं। नॉट फिक्स्ड का मतलब यहाँ पे स्थिर नहीं होते, इधर उधर भगते रहते हैं। जैसे आकार में डालो वैसा हो जाता है वो, है ना, जैसे में डालो वैसा हो जाता है ना, यानी कि स्थिर नहीं रहते वो, परिवर्तनशील और अनिश्चितता दर्शाते हैं। जिसमें डालो वैसे ही हो जाते हैं, तो नॉट फिक्स्ड रहते हैं। और गैस के भी नॉट फिक्स्ड रहते हैं दोस्तों। तो इस शेप पूछा तो इसके डेफिनेट यानी स्थिर रहता है, और इसका नॉट फिक्स्ड और इसका नॉट फिक्स्ड। बात करेंगे वॉल्यूम की, वॉल्यूम यानी कि आयतन, है ना। तो सॉलिड का आयतन जो है फिक्स रहता है दोस्तों, फिक्स्ड रहता है। वॉल्यूम जो है आयतन, ये सॉलिड का फिक्स्ड रहता है। सॉलिड का क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड यानी तय रहता है कि इतना है तो इतना ही है ना। और लिक्विड का भी फिक्स्ड ही रहता है, लेकिन गैस का नॉट फिक्स्ड रहता है। गैस का नॉट फिक्स्ड रहता है, यानी कि फिक्स नहीं है उसका कोई आयतन, वो इधर उधर जा सकती है, वो मूव कर सकती है ना। तो नॉट फिक्स्ड रहता है। वॉल्यूम याद रखना, ये वॉल्यूम पूछा तो फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड। बात करेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब कंप्रेस करना। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब याद रखना है, ये वाला पूछा जाता है। वॉल्यूम का क्या है, नॉट फिक्स्ड, यानी लिक्विड है, यानी लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड का फिक्स्ड होता है, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं अपन किसकी, कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो कंप्रेस करना, हिंदी में बोलते हैं इसको संपीड़ितता, यानी कि इसका मतलब होता है किसी पदार्थ पर प्रेशर डाल के उसके वॉल्यूम को चेंज कर देना, उसके वॉल्यूम को कम कर देना, उसके वॉल्यूम को, यानी किसी पदार्थ यानी किसी मैटर पे, मान लो गैस के ऊपर अपन ने कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम चेंज कर दिए, उसके पार्टिकल जो थे, है ना, उसको आपस में ज़्यादा कनेक्ट हो गए वो, और उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो वहाँ यही बताया गया कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड को हम कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो टूट जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, इनकम्प्रेसिबल, यानी सॉलिड को हम इनकम्प्रेसिबल कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना, करेंगे तो टूट जाएगा। लिक्विड को कर सकते क्या, हाँ, लिक्विड को नेग्लेजिबल यानी कि क्या है, बहुत कम, यानी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत कम। लेकिन गैस को कर सकते हैं, तो देखो गैस में लिखा है हाईली कंप्रेसिबल, यानी गैस को हम ज़्यादा दबा के भर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ एलपीजी गैस आती है, उसको देखा होगा आपने, उसको कंप्रेस्ड करके भरा गया है, उसमें 20 किलो गैस भर दिया वो टंकी में, है ना, जबकि टंकी छोटी सी दिख रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा कंप्रेस कर दिया गया है कि वजन बढ़ गया उसका, है ना, और लिक्विड फॉर्म में हो गई है वो, तो उसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है, तो हाईली कंप्रेस्ड। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, फ्लूइडिटी का मतलब होता है, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब, है ना, क्योंकि गैस के कणों के बीच बहुत जगह होती है दोस्तों। गैस के कणों के बीच, ये गैस क्या है, हाईली कंप्रेस्ड है, क्योंकि गैस के कणों के बीच, गैस के पार्टिकल के बीच बहुत जगह होती है, इसलिए वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं। फ्लूइडिटी देखते हैं, फ्लूइडिटी क्या होता है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है द्रवता, यानी तरलता। तो ये कैन नॉट फ्लो, सॉलिड जो है कैन नॉट फ्लो, सॉलिड जो है
थोड़ी फ्लो हो सकता है ना। और लिक्विड कैन फ्लो यानी लिक्विड फ्लो हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी है ये, है ना, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो हो सकता है। और उसके बाद कैन फ्लो यानी गैस भी फ्लो हो सकती है, लेकिन कैन नॉट फ्लो में आएगा कैन नॉट फ्लो सॉलिड। समझ में आया? फ्लूइडिटी क्या होती है? बहाव, बहना, है ना। उसके बाद बात करते हैं, लास्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मूव spontaneously from an area of high concentration to an area of low concentration, है ना, लो कंसंट्रेशन। तो अपन बोल सकते हैं ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं पार्टिकल, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, है ना। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है दोस्तों। डिफ्यूजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फोर्स, है ना। समझ में आया? डिफ्यूजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फोर्स। अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा दोस्तों। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे एक बीकर में पानी रखा हुआ है, यहाँ पे एक नील की बूंद डाल दीजिए। आप एक नील की बूंद डालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में ऑटोमेटिक वाटर में पूरी जगह मिल जाएंगे, तो उसे ही कहा गया डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या बताया मैंने? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मूव spontaneously from an area of high concentration to an area of low concentration। समझ में आ गया? तो हिंदी में बता दूं कि इसको नहीं बताता। आगे चलते हैं अब। तो इस क्वेश्चन से इतना ही है दोस्तों, समझ में आया? इसको लिखना है, इसको लिखना है, इसको लिखना है, इसको लिखना है और याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन बी 2 का बी क्या लिखा है? कमेंट करना है अपने को, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए, इनकी डेफिनेशन बताना है, ये क्या होता है उनके बारे में बताना है दोस्तों आपको, है ना। देखिए आंसर सीधे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजिडिटी की। रिजिडिटी क्या होता है? इसको कठोरता कहते हैं हिंदी में, कठोरता। कोई पदार्थ या कोई मैटर कितना कठोर है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है, किसी मैटर का ये गुण होता है, उसके खरोच या काटने या पीटने या तोड़ने पर जब वो टूटता नहीं तो वो भी अपना फोर्स लगाता है। वो भी क्या लगाता है? अपना फोर्स लगाता है। ये प्रतिरोध करता है वो तोड़ने के पहले, यानी अपन तोड़ रहे हैं तो वो अपने को प्रतिरोध करता है तोड़ने के पहले, तो उसे ही कहा गया रिजिडिटी। उसे ही क्या कहा गया है? रिजिडिटी। दूसरे शब्दों में कठोरता किसी सामग्री की खुरचना, काटना, तोड़ना, तो उसके पीछे का जो विरोध है, जो वो उधर से फोर्स लगा रहा है, विरोध टूटने नहीं दे रहा है, उसे ही कहा गया रिजिडिटी, है ना, रिजिडिटी। तो समझ में आ गया क्या? रिजिडिटी। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ रेजिस्ट अ चेंज इन शेप, यानी यहाँ पे प्रवृत्ति है उसकी प्रवृत्ति है। रिजिडिटी क्या है? उसकी प्रवृत्ति है कि वो फोर्स लगा रहा है उधर से कि मैं नहीं टूटना चाहता करके जो प्रतिरोध कर रहा है, वो रोक रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, उसे ही रिजिडिटी कहा जाता है दोस्तों। उसे ही क्या कहा जाता है? रिजिडिटी। तो ये आप इतना लिख सकते हैं सीधे, इट इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज इन शेप। खासकर ज्यादातर ये सॉलिड लगाता है, सॉलिड ही लगाता है फोर्स, है ना, सॉलिड ही फोर्स लगाता है दोस्तों, लिक्विड नहीं लगाता और गैस नहीं लगाता, सॉलिड ही रिजिडिटी का फोर्स लगाता है, रिजिडिटी लगाता है ना। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। इसके बारे में कमेंट करना है, लिखना है, यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो मैंने बताया था कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाव। अपन कितना दबा सकते हैं कोई चीज को, है ना, कितना दबा सकते हैं। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कंप्रेस्ड बाय प्रेशर इनटू अ स्मॉलर स्पेस, है ना, स्मॉलर स्पेस। तो यहाँ बताया कि वही दबा के हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। तो देखो गैस को ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कम थोड़ा सा लिक्विड को कर सकते हैं, सॉलिड को तो कम ही नहीं कर सकते, है ना, कम ही नहीं कर सकते। तो ये इसका हो जाएगा, जैसे ये आ गया गैस, ये हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया? लिक्विड, फिर इधर साइड ये लगा के सॉलिड, है ना। तो ये कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन याद रखना है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कंप्रेस्ड बाय प्रेशर इनटू अ स्मॉलर स्पेस, ये समझ में आया, है ना। कंप्रेसिबिलिटी यानी उसकी प्रॉपर्टी है ना, कंप्रेस करने की प्रेशर के द्वारा, बाय प्रेशर इनटू अ स्मॉलर स्पेस, फ्लूइडिटी की बात करते हैं, क्या होता है?
फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, यानी ये समझ में आया कि कंप्रेसिबिलिटी समझ में आया क्या, हिंदी में बताता हूँ, संपीड़नता बोलते हैं इसको। दरअसल मेटर का वह गुण है ये, जब प्रेशर पड़ने पर जो उसके वॉल्यूम में कमी आ जाती है, प्रेशर पड़ने पर उसके वॉल्यूम में कमी आ जाती है, उसे ही बोलते हैं दबाव डालना, उसे ही बोलते हैं दबाव डालना। जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं दबाव डालते हैं जब, और उससे बीच में जगह जो होती है, पार्टिकल के बीच में जो जगह होती है वो कम हो जाती है और कंप्रेस हो जाता है, बस उसे ही कहा गया, याद रखना है। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है तरलता। इसका मतलब होता है किसी पदार्थ यानी कोई मेटर का बहने या प्रवाहन होने की क्षमता, बहने यानी फ्लो करने की क्षमता। कोई मेटर है वो कितना फ्लो कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो। तो ये समझ में आ गया बहने की क्षमता, कोई मेटर कितना बह सकता है उसकी क्षमता के बारे में बताता है फ्लूइडिटी, है ना। नेक्स्ट है फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस कंटेनर का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्लूइडिटी का मतलब समझ में आ गया ना, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो, है ना। उसके बाद क्या करेंगे अपन, क्या बोलेंगे, फिलिंग अ गैस कंटेनर क्या होता है। तो फिलिंग अ गैस कंटेनर का मतलब होता है हिंदी में एक ऐसा कंटेनर जिसमें गैस भरी हुई है, एक ऐसा कंटेनर जिसमें गैस भरी हुई है, एक ऐसा कंटेनर जिसमें गैस भरी हुई है दोस्तों, है ना। तो गैस कंटेनर का उपयोग विभिन्न प्रकार की गैसों को स्टोर करने और परिवहन के लिए किया जाता है। स्टोर करने के लिए, गैस को स्टोर करने के लिए कंटेनर का यूज़ किया जाता है। तो उसके बारे में बताया गया, देखो क्या लिखा है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अटेन द शेप ऑफ अ कंटेनर, टू अटेन द शेप ऑफ अ कंटेनर, है ना। तो एक वैसे डिज़ाइन किया जाता है उस कंटेनर को जिसमें अपन गैस को भर सके कंप्रेस करके। तो जो कंप्रेस करके जो गैस के पार्टिकल होंगे वो भी उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे अंदर से, तो फोर्स लगा के उसको तोड़े ना, फोर्स लगा के उसके वाल को तोड़े ना, उसे ही कहा गया है फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस कंटेनर, है ना, फिलिंग अ गैस कंटेनर। समझ में आया दोस्तों, फिलिंग अ गैस कंटेनर कहा गया है। तो क्या बोलेंगे इसको, समझ में आ गया, फिलिंग अ गैस कंटेनर का मतलब समझ में आया क्या, फिलिंग अ गैस कंटेनर का मतलब समझ में आया क्या, कि ऐसा कंटेनर जो डिज़ाइन किया गया है गैस भरने के लिए। इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अटेन द शेप ऑफ अ कंटेनर। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट वर्ड है शेप। शेप का मतलब क्या होता है, शेप नहीं है, स्पेस है। स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस का मतलब होता है आकार, जो पदार्थ की एक यानी मेटर की एक निश्चित सीमा के रूप में परिभाषित करता है। इसका मतलब है कि मेटर का एक निश्चित आकार होता है, मेटर का एक निश्चित आकार होता है दोस्तों, निश्चित यानी डेफिनेट। इट इज़ अ डेफिनेट हैज़ अ डेफिनेट बाउंड्री ऑफ अ सब्सटेंस। उसका एक आकार होता है, उसकी अपनी खुद की एक बाउंड्री होती है दोस्तों। अपन ने पढ़ चुके हैं, जैसे सॉलिड का फिक्स्ड होता है, सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड और गैस का फिक्स्ड नहीं होता, नॉट फिक्स्ड होता है। अभी पढ़े थे नॉट फिक्स्ड होता है। तो ये उसके आकार की बात कर रहा है, उसके शेप की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि मेटर का एक निश्चित आकार होता है ना, डेफिनेट बाउंड्री ऑफ अ सब्सटेंस। समझ में आ गया, इसको याद रखना है शेप क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको बताऊँ, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन, है ना। जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जैसे ही वो मोशन में होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन, दिस एनर्जी इज इक्वल टू वर्किंग रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। जब वो मूव करते हैं पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट, जब ही काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आती है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गति कर रही गति करती हुई ऊर्जा, इसलिए उसका नाम पड़ा है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें मौजूद एनर्जी या ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें मौजूद एनर्जी या ऊर्जा, उसे ही गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखना है, द एनर्जी प्रोसेस्ड है ये, प्रोसेस्ड या पोसेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। जब वो मोशन में होता है, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी। इसको याद रखना है डेफिनेशन को। डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी के बारे में मैंने बता दिया था, द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, है ना।
क्या बताया था डेंसिटी की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी क्या होता है, देखिए इट इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली, यानी कितना टाइट है कोई चीज, उसमें कितने पार्टिकल भरे हुए हैं, कितना टाइट भरा हुआ है, ऑफ अ मटेरियल इज पैक्ड टुगेदर। और हमने डेंसिटी का फार्मूला पढ़े थे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये याद रखना है, डेंसिटी की डेफिनेशन याद रख सकते हैं। डेंसिटी के बारे में कमेंट करो, लिखने आया तो कभी ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, है ना, पेज नंबर 6 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन द रीजन, यानी हमको रीजन बताना है ऐसा क्यों होता है करके, है ना। तो आपको बता दूं, देखो क्या लिखा हुआ है, अ गैस फिल कंप्लीटली द विजल इन विच इज कीप्ड। क्या है इसका मतलब, गैस किसी कंटेनर को पूरी तरह से भर देता है। इसका मतलब क्या है, गैस किसी कंटेनर को पूरी तरह से भर देता है ना, क्योंकि उसके अणु, देखो क्या बताना है इसमें, अ गैस फिल कंप्लीटली द विजल इन विच कीप्ड, यानी इसमें बोला है कोई गैस किसी कंटेनर को पूरी तरह से भर देता है, तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है, रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। अपने को रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ये रीज़न बताना है ना, ऐसा क्यों होता है ये रीज़न बताना है इस पे, बस ऐसा क्यों होता है ये रीज़न बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक गैस फिल कंप्लीटली द विजल, यानी कोई बर्तन को पूरी तरह से भर देता है, तो क्यों भरता है ये बताना है अपने को। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इन गैसेस यानी कि इन गैसेस फिल अ कंटेनर, इन गैसेस देयर इज नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्स, यानी कि गैसों के बीच एक बल होता है, एक फोर्स होता है जिसे नगण्य अंतरकण बल कहते हैं। जैसे गैस अणुओं की उच्च गतिज ऊर्जा के कारण एक कंटेनर को पूरी तरह भर देती है दोस्तों, भर देती है, उन्हें बेहतरीन ढंग से तेजी से आगे बढ़ाती है। तो देखो यहाँ पे वही तो लिखा है, इन गैस देयर इज नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अ अट्रैक्शन, है ना, ऑफ अ अट्रैक्शन एंड हाई काइनेटिक एनर्जी, थस द पार्टिकल कीप मूविंग, है ना। तो पार्टिकल तेजी से बढ़ने लगते हैं, एक दूसरे को कंटेनरों की दीवार से टकराने की अनुमति देते हैं, एक दूसरे को कंटेनर की जो दीवार है उसमें ऑल डायरेक्शन में टकराने की अनुमति देते हैं, और फिल द विजल यानी बर्तन को कंप्लीटली इन विच आर कीप्ड, कंप्लीटली भर देते हैं। समझ में आया क्या आंसर, इन गैसेस देयर इज नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्स, दोस्तों उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स होता है अट्रैक्शन वाला, है ना, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक में को अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल, और हाई काइनेटिक एनर्जी रहती है, उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी रहती है। थस द पार्टिकल कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, वो ऑल डायरेक्शन में पार्टिकल जो है मूव करते रहते हैं, एंड फिल द विजल यानी बर्तन को कंप्लीटली भर देते हैं, ये इसका आंसर है दोस्तों, ये याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1A है उसका आंसर ये लिखना है आपको। अब बात करते हैं बी वाले की। बी वाला क्या बोल रहा है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर, यानी कि गैसों के जो पार्टिकल है वास्तव में अनियमित और लगातार चलते रहते हैं, है ना, जो उच्च गतिज ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, और इस गति के कारण एक दूसरे से कंटेनर की दीवार को टकराव करते हैं दोस्तों। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल, यानी गैस जो होती है, जो जिस कंटेनर में भरी हुई रहती है उसमें प्रेशर लगाती है उसकी दीवारों पर। जैसे कि आपकी गैस टंकी के अंदर जो गैस भरी हुई है वो उसकी टंकी के अंदर की जो वॉल है उस पर प्रेशर लगा रही है कंटेनर में। तो इसका आंसर क्या लिखना है, पार्टिकल ऑफ गैस आर
कांस्टेंट रेंडमली मोशन, कांस्टेंट रेंडमली मोशन यानी गैसों के जो पार्टिकल है वो लगातार चलते रहते हैं। रेंडमली मोशन यानी लगातार मोशन करते रहते हैं इधर उधर, और देयर हाई काइनेटिक एनर्जी, और उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी भी रहती है, उच्च गतिज ऊर्जा प्रदर्शित भी करते हैं वो, है ना, हाई काइनेटिक एनर्जी। दे हिट ईच अदर, वो हिट करते हैं यानी दे हिट ईच अदर यानी इस गति के कारण, उस फोर्स के कारण एक दूसरे को कंटेनर की दीवार पर टकराते हैं, हिट करते हैं। हिट करना का मतलब टकराना, तो दे हिट ईच अदर यानी एक में को टकरा के कंटेनर की दीवार में टकराते हैं, हिट करते हैं। एंड द वॉल ऑफ अ कंटेनर, एंड द वॉल ऑफ अ कंटेनर यानी कंटेनर की दीवार से टकराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कंटेनर पर दबाव पड़ता है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है एंड द वॉल ऑफ अ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन देम, एक्सर्ट प्रेशर ऑन देम। समझ में आया? हिंदी में बताऊँ क्या? तो वही तो है, क्वेश्चन क्या था, कोई गैस प्रेशर लगाती है वाल पर, है ना, कोई गैस कोई कंटेनर में भरी हुई है तो प्रेशर लगाती है उसके वाल पर, तो क्यों लगाती है ये अपने को बताना था। तो उसको अपन ने बता दिया था, पार्टिकल ऑफ गैस आर कांस्टेंट रेंडमली मोशन करते रहती है वो, और हाई काइनेटिक एनर्जी रहती है उसमें, तो वो हिट करती है यानी जो वाल होती है उस पर हिट करती है, उसकी कंटेनर की वाल पे हिट करती है, प्रेशर लगाती है, और कंटेनर, है ना, उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, एंड द वॉल ऑफ अ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन देम। समझ में आ गया? यानी गति के कारण एक दूसरे से और कंटेनर की दीवार से टकराती है, जिसके परिणाम स्वरूप कंटेनर पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, वही लिखा है यहाँ पे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वुडन टेबल शुड द वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, है ना। क्या मतलब है? लकड़ी का टेबल ठोस क्यों होता है, लकड़ी का टेबल ठोस क्यों होता है ये बताना है अपने को। लकड़ी का जो टेबल है, आप जैसे टेबल होगा आपके घर में या आप क्लास में देखते हैं टेबल, तो लकड़ी का टेबल सॉलिड क्यों होता है ये क्वेश्चन है। तो हमको बताना है कि द पार्टिकल ऑफ वुडन टेबल यानी कि क्यों ठोस होता है, क्योंकि इसका एक निश्चित आकार होता है। द पार्टिकल ऑफ अ वुडन टेबल टाइटली पेग्ड रहते हैं, ये टाइटली पेग्ड रहते हैं, जो उसके पार्टिकल है वो टाइटली यानी एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, पेग्ड रहते हैं। इट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, उसे कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, है ना, हाँ, कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता। और इट कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो भी नहीं होते पार्टिकल उसके। सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, द वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, इसलिए वो सॉलिड रहता है। तो आपको हिंदी में समझाऊं मैं, तो लकड़ी का टेबल यानी मेज कहते हैं, लकड़ी का मेज को ठोस इसलिए रहता है, सॉलिड इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि वह एक निश्चित आकार होता है, उसका एक निश्चित आकार होता है, उसका आयतन होता है, यानी उसका एक निश्चित शेप होता है, उसका एक वॉल्यूम होता है, और उसके कण जो हैं, उसके जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है टाइटली पैक्ड, है ना, जिससे यह कठोर और विरूपण के प्रति प्रतिरोध करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, द पार्टिकल ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इट कैन नॉट बी फ्लो, सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एन एयर बट टू यानी बोल रहा है वो, हम हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट, है ना, लेकिन लकड़ी के ठोस टुकड़े पर, लेकिन है सेम थॉट अ सॉलिड ब्लॉक, यानी लकड़ी के ठोस टुकड़े पर ऐसा करने के लिए हमें कराटे विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, कराटे विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, यानी जो कराटे सिखाते हैं उनके पास जाना पड़ेगा और जाके पूछना पड़ेगा कि आप ऐसा कैसे कैसे ईंटे को फोड़ लेते हो मार के, है ना, तो ये पूछना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है कि वो ऐसा क्यों करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हवा में आसानी से अपन हाथ को हिला लेते हैं, हिला के देखिए आप, है ना, सकते हैं, लेकिन लकड़ी के ठोस टुकड़े पर ऐसा करने से हमें कराटे विशेषज्ञ, यानी लकड़ी के टुकड़े पर अपन ऐसा करेंगे तो हमारा हाथ रुक जाएगा और आवाज आएगी, जैसे आएगी देखो आपको, है ना, तो ये आवाज़ आएगी। तो ये ऐसा ये क्यों होता है करके पूछा है, तो इसका रीज़न बताना है ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीज़न देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एयर यानी हवा के कण, यानी हवा के पार्टिकल, है ना, पार्टिकल इंटर पार्टिकल स्पेस होता है उनके अंदर, इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, यानी हवा के कणों के बीच जगह होती है,
हवा के कणों यानी हवा के पार्टिकल यानी एयर के पार्टिकल के बीच जगह होती है ना, जगह होती है के बीच जगह बड़ी होती है दोस्तों, जगह बड़ी होती है। देखो लार्ज लिखा है ना, जगह बड़ी होती है, जगह बड़ी होती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक होता है यानी आकर्षण बल कमजोर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काय के बीच में, हवा के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वीक होता है ना। इसलिए एक छोटा बाल या फिर एक छोटा बल फोर्स बोल सकते हैं। इसलिए एक छोटा फोर्स, एक स्मॉल फोर्स कैन सेपरेटली देम यानी एक छोटा सा बल ही अलग कर सकता है हवा को, एक छोटा सा फोर्स ही अलग कर सकता है एयर में। लेकिन यहाँ बोल रहा है बट आ गया, समझ में आ गया, बट इन द केस ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड यानी लेकिन लकड़ी के ब्लॉक के मामले में जो पार्टिकल होते हैं उसका आकर्षण एक उच्च होता है। जब पार्टिकल ऑफ हाई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें, लकड़ी में, है ना, वुड में, है ना। तो द पार्टिकल हैव हाई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इट इज डिफिकल्ट टू मूव आवर हैंड यानी कि इट इज डिफिकल्ट टू मूव आवर हैंड थ्रो अ ब्लॉक ऑफ वुड, थ्रो अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो समझ में आ गया दोस्तों, यही क्वेश्चन है बस। तो क्या है इसका हिंदी में अगर मैं आपको ऐसे बोल के बता दूं तो इन एयर यानी इन हवा में, यानी हवा में पार्टिकल के बीच की जगह बड़ी होती है, पार्टिकल के बीच की जगह बड़ी होती है और उसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका लेस होता है, कम होता है, यानी आकर्षण बल कमज़ोर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होता है उसका। इसलिए हम छोटे बल के द्वारा ही हाथ हिला सकते हैं, थोड़े से स्मॉल फोर्स के द्वारा ही एयर में हाथ हिला सकते हैं। लेकिन जो लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, लकड़ी के जो ब्लॉक होते हैं उसके पार्टिकल हाई इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, उनके पार्टिकल के बीच में एक में एक से जुड़े रहते हैं, एक में एक को अट्रैक्शन करके रखते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव आवर हैंड, है ना, एंड ब्लॉक आर वुड। समझ में आ गया इसका आंसर, इसको याद करना है बस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है। Liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed the ice float on water. Find out why. मतलब है तरल पदार्थ का घनत्व यानी लिक्विड का जो डेंसिटी है वो सॉलिड की तुलना में कम होती है, वो सॉलिड की तुलना में कम होती है। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की तुलना में कम होती है। लेकिन आपने देखा होगा बर्फ पानी पर तैरता है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा बर्फ जो है वो पानी पर तैरता है। तो ऐसा क्यों होता है वो हमको बताना है ना, ऐसा क्यों होता है ना, तो ऐसा क्यों होता है। तो लिक्विड जनरली, लिक्विड की डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड की डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड की डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड ज़्यादा होती है लिक्विड की सॉलिड से। लेकिन बर्फ सॉलिड है तो फिर तैर क्यों रहा है, बर्फ जो है सॉलिड है तो फिर वो तैर क्यों रहा है, वो डूब क्यों नहीं जा रहा है, इसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए आंसर, आइस हैज़ लार्ज स्पेस यानी बर्फ के पार्टिकल के बीच जगह होती है दोस्तों। जब पानी जम जाता है और बर्फ बन जाता है तो बर्फ के जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में जगह होती है। आइस हैज़ लार्ज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, है ना, इट्स पार्टिकल यानी कि आइस यानी बर्फ के पार्टिकल के बीच जगह होती है ना, जगह होती है, उसके पार्टिकल के बीच क्या होती है, जगह होती है दोस्तों। ये जगह पानी की तुलना में बड़ी होती है। दिस स्पेस आर लार्ज एज कंपेयर टू द वाटर, है ना, ये जगह पानी की तुलना में बड़ी होती है, इसलिए बर्फ का डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए थस बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है, याद रखना है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। आंसर समझ में आया क्या, आ गया। हिंदी में बताऊं, देखो क्या है, हिंदी में है बर्फ के पार्टिकल के बीच जगह होती है, ये जगह पानी की तुलना में बड़ी होती है, इसलिए बर्फ का डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। इस तरीके से हमारा पेज नंबर 6 के सारे इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेज नंबर 9 और पेज नंबर, इसके बाद के क्वेश्चन भी मैं एक ही साथ डिस्कस करूंगा पेज नंबर 10 के। तो आइए शुरू करेंगे।
आप अपनी बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, है ना। जो टेम्परेचर दिए हुए हैं यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है, उसको हमको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस को नापने के लिए इसे अगर नापेंगे काय में केल्विन में, तो वो होता है 273.15, है ना, केल्विन होता है। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है दोस्तों। तो जब भी हमको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना रहेगा तो याद रखना है अल्फ़ाबेट के हिसाब से के पहले आता है क्या सी पहले आता है ना। के पहले नहीं आता, सी पहले आता है। इसका मतलब ये उल्टा लिखा है, इसका मतलब यहाँ हम माइनस करेंगे। तो देख सकते हैं आप 300 डिग्री सेल्सियस 300 यानी 300 माइनस कितना करेंगे यहाँ पे, 300 माइनस 273 करेंगे तो 27 डिग्री आंसर आ जाएगा दोस्तों। वैसे ही नीचे वाले में करेंगे 573 माइनस 273 करेंगे, माइनस 273 करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये समझ में आया आपको दोस्तों। इससे देख के भी आप समझ सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, ये सबसे पहले पता होना आपको। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन इन अ सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट जीरो। तो सेल्सियस में लिखा रहता है तो केल्विन में करना रहा, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है 273.15 केल्विन होता है दोस्तों। अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 32 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, 32 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये समझ में आ गया। तो आपको बता दूं सबसे पहले जानकारी के लिए क्या क्या होता है करके। सबसे पहले सेल्सियस क्या होता है, तो ये सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टेम्परेचर प्रेजेंट इन सी से प्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, वो भी कैपिटल लेटर का सी, डिग्री लगा रहेगा और कैपिटल लेटर का सी से प्रेजेंट किया जाएगा। केल्विन क्या होता है, तो ये भी यूनिट होती है ना। केल्विन इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर नापने की यूनिट है। इट इज एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा फ़ारेनहाइट भी होता है एक, फ़ारेनहाइट, ये देखो फ़ारेनहाइट लिखा है, फ़ारेनहाइट इज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट टेम्परेचर। इन दिस स्केल द वाटर फ्रीजेस एट 32 डिग्री में। जैसे ये 0 डिग्री है दोस्तों, यहाँ 32 डिग्री है ना, वाटर जम जाता है 32 डिग्री में और बॉईल होता है 212 डिग्री सेल्सियस में, बॉईल होता है 212 डिग्री सेल्सियस में, वहीं यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है दोस्तों बॉईल, है ना। तो ये समझ में आ गया। तो तीनों की डेफिनेशन मैंने बताया, वापस चलते हैं बुक में। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, कन्वर्ट करना था हमको केल्विन से सेल्सियस में, तो इसमें क्या किए हैं हमने, माइनस किए हैं। केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने दिया गया था इसलिए माइनस किए हैं। अगर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने बोला जाता तो प्लस करते दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। फिजिकल स्टेट बताना है वाटर का, है ना। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, तो क्या होता है ये, तो क्या होता है ये, तो ये देखो 250 डिग्री यानी 250 डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर में वाटर एग्जिस्ट इन गैस स्टेट, है ना। वाटर जो है एग्जिस्ट इन गैस स्टेट में होता है दोस्तों। वाटर कैसा होता है, गैस स्टेट में होता है इसमें, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर है और ज़्यादा टेम्परेचर में गैस बन जाएगा, वाटर जो है गैस बन जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड में ये दिस टेम्परेचर, इसमें वाटर एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट, ये लिखना है आपको आपकी नोट्स में। इसके अलावा 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, तो ये टेम्परेचर में क्या होता है, वाटर एग्जिस्ट लिक्विड भी रहता है और गैस स्टेट में भी रहता है। यानी मान लो 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर उबल रहा है, पानी उबल रहा है, तो वो लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा और उबल के वेपर बनते जाएगा। कुछ पार्टिकल उसके ऊपर की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेपर बन जाएगा, यानी कि वो गैसेस स्टेट में ही पहुंच जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, ये लिखना है आपको अपनी नोट्स में, एट दिस टेम्परेचर वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है,
फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि बोला गया किसी भी पदार्थ के लिए, है ना, फॉर एनी सब्सटेंस यानी किसी भी पदार्थ के लिए अवस्था परिवर्तन के दौरान, यानी वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, तापमान स्थिर क्यों रहता है, यानी कि टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। इसका हिंदी में मतलब होगा किसी पदार्थ यानी किसी भी पदार्थ के लिए अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है हमको बताना है, क्यों रहता है हमको बताना है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड up in breaking the attractive force between the particle, thus the temperature remain constant। इसका मतलब ये है अवस्था परिवर्तन के दौरान यानी ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई यानी द हीट एनर्जी सप्लाइड यानी आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा, आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा जो है, आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा जो पार्टिकल होंगे, कण होंगे, वो उनके बीच आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। आकर्षण बल यानी एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द एट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बलों को तोड़ने में खर्च हो जाती है ना, खर्च हो जाती है। बिटवीन यानी इसलिए तापमान द पार्टिकल बिटवीन दैट पार्टिकल थस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इसलिए तापमान स्थिर रहता है, इसलिए तापमान स्थिर रहता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसको याद करना है आपको और समझा दिया मैंने। हिंदी में क्या बोलेंगे, अवस्था परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बलों को तोड़ने में खर्च हो जाती है, इस प्रकार तापमान स्थिर रहता है। इस प्रकार क्या है, तापमान स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट द मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस यानी कि वायुमंडलीय गैसों को, जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर की जो गैस है, एटमॉस्फेयर की गैस को द्रवभूत करने की विधि समझाना है हमको। सजेस्ट द मेथड, मेथड बताना है, कौन सी मेथड बताना है हमको, वायुमंडलीय गैस को द्रवभूत करने की, द्रवभूत करने की यानी लिक्विफाई एटमॉस्फेयर गैस, है ना, द्रवभूत वायुमंडलीय गैसों को द्रवभूत करने की विधि को समझाना है, क्या विधि है करके। तो देखिए ये विधि कैसी हो सकती है, तो टू लिक्विफाई एटमॉस्फेयर गैस द प्राइमरी मेथड, इसकी प्राइमरी मेथड कौन सी है, अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, यानी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को कम करके ये मेथड का समझा जा सकता है। तो इसको हिंदी में अपन बोल सकते हैं, वायुमंडलीय गैस को द्रवभूत करने के लिए प्राथमिक विधि है उच्च दाब लागू करना यानी इंक्रीजिंग प्रेशर, उच्च दाब लागू करना यानी इंक्रीजिंग प्रेशर, और तापमान कम करना यानी डिक्रीजिंग प्रेशर, है ना, तापमान कम करना यानी डिक्रीजिंग प्रेशर। तो समझ में आया क्या, है ना, उच्च दाब लागू करना यानी इंक्रीजिंग प्रेशर बढ़ा के और डिक्रीज यानी तापमान को कम करके किया जा सकता है। तो तापमान कम करके, हम तापमान को कम करके यानी कि डिक्रीज करके, टेम्परेचर को डिक्रीज करके और इंक्रीजिंग प्रेशर यानी प्रेशर को बढ़ाकर वायुमंडलीय गैस को द्रवभूत किया जा सकता है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव्यभूत किया जा सकता है, यानी एटमॉस्फेरिक गैस, इंग्लिश में बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। ये याद रखना है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें 4 ही क्वेश्चन दिए हुए थे। अब हम चलते हैं पेज नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे अपन। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है 10। पेज नंबर 10 के आप इंटेक्स क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। पेज नंबर 10 के इंटेक्स क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट डे। क्या मतलब है इसका कि रेगिस्तानी कूलर यानी डेजर्ट कूलर का मतलब होता है रेगिस्तानी कूलर गर्म शुष्क दिनों में, हॉट ड्राई डे का मतलब गर्म शुष्क दिनों में बेहतर ठंडक क्यों देते हैं, बेहतर ठंडक यानी बेटर कूल क्यों देते हैं, बेहतर ठंडक क्यों देते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। हिंदी में बोलेंगे इसको, रेगिस्तानी कूलर गर्म शुष्क दिनों में बेहतर ठंडक क्यों देते हैं। तो इसका आंसर हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपको मैं बोल के बता देता हूँ, लो ह्यूमिडिटी अलाउ फ्रॉम फास्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसको हम बोल सकते हैं
रेगिस्तानी कूलर गर्म और शुष्क दिनों पर अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा करते हैं क्योंकि कम आर्द्रता पानी में तेजी से वाष्पीकरण की अनुमति देती है, क्योंकि कम आर्द्रता पानी में तेजी से वाष्पीकरण की अनुमति देती है। तो देखिए यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हॉट डे यानी गर्म दिनों में शुष्क यानी ऑन हॉट डे ड्राई डे। ऑन हॉट डे ड्राई डे का मतलब है शुष्क, यानी ऑन हॉट डे और ड्राई डे का मतलब है गर्म और शुष्क दिनों में द टेम्परेचर यानी तापमान अधिक होता है, टेम्परेचर इज हाई एंड ह्यूमिडिटी इज लो, है ना, ह्यूमिडिटी इज लो, आर्द्रता कम होती है, टेम्परेचर हाई होता है एक लेकिन ह्यूमिडिटी कम होती है, जिससे वाष्पीकरण बेहतर तरीके से होता है, जिससे यानी विच हेल्प इज बेटर इवेपोरेशन, है ना, विच हेल्प इज बेटर इवेपोरेशन ड्यू टू हाइयर रेट, ड्यू टू हाइयर रेट यानी वाष्पीकरण की उच्च दर के कारण, वाष्पीकरण की उच्च दर के कारण होता है ऐसा। वाष्पीकरण की हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण की उच्च दर के कारण रेगिस्तानी कूलर शुष्क दिनों में बेहतर तरीके से ठंडा करते हैं, शुष्क दिनों में बेहतर तरीके से ठंडा करते हैं। तो इसका आंसर आपको अगर एक लाइन में देना है, कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा क्या होता है कि द ह्यूमिडिटी इज लो, है ना, ह्यूमिडिटी क्या होती है, लो होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, लो होती है। तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी जब लो होती है तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फास्टर होता है, ये देखो लिखा हुआ है, बेटर होता है, फास्टर होता है, जल्दी होता है, हाई रेट होता है ना। तो ये है इसका आंसर दोस्तों, समझ में आ गया। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन हॉट ड्राई डे, ऑन अ डे ड्राई डे द टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर हाई रहता है गर्मियों में और ह्यूमिडिटी लो होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, लो होती है। तो ये जो लो होती है उसके वजह से विच इज हेल्प बेटर इवेपोरेशन, है ना, ड्यू टू हाइयर रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट एंड ड्राई डे। हॉट एंड ड्राई डे हिंदी में बोले तो गर्म और शुष्क दिनों में तापमान अधिक और आर्द्रता कम होती है, जिससे वाष्पीकरण बेहतर तरीके से होता है। वाष्पीकरण की उच्च दर के कारण रेगिस्तानी कूलर गर्म शुष्क दिनों में बेहतर तरीके से ठंडा करते हैं, शुष्क दिनों में बेहतर तरीके से ठंडा करते हैं। इसका आंसर ये लिखना है आपको, नोट्स में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ डज द वाटर कीप्ड इन एन अर्थन पॉट। एक अर्थन पॉट यानी मटका की बात हो रही है, बिकम कूलिंग ड्यूरिंग समर, है ना, गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा कैसे हो जाता है ये बताना है अपने को। हाउ डज द वाटर कीप्ड इन एन अर्थन पॉट यानी मटके में रखा हुआ, बिकम कूल ड्यूरिंग सीजन यानी गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा कैसे हो जाता है उसके बारे में बताना है। तो कैसे हो जाता है दोस्तों, अगर कोई पूछा कैसे हो जाता है तो इसका वन लाइन वाला आंसर होगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की वजह से वो ठंडा हो जाता है। लेकिन इसका आंसर हम इस प्रकार का लिखेंगे, देयर आर टाइनी पोरस। टाइनी पोरस का मतलब मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे ही कहा गया दे आर टाइनी पोरस इन अर्थन पॉट यानी मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से बर्तन के बाहर, बर्तन के अंदर, जिसके माध्यम से यानी थ्रू विच द लिक्विड इनसाइड द पॉट, है ना, इनसाइड द पॉट यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से बर्तन के अंदर का पानी या लिक्विड बाहर आ जाता है। और जैसे ही बाहर आता है दोस्तों, बाहर आ जाता है तो इवेपोरेट्स होता है। क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होता है यानी वाष्पीकृत होता है, वाष्पित हो जाता है। इस वाष्पीकरण से बर्तन के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है ना। इस वाष्पीकरण से यानी दिस इवेपोरेशन मेक द वाटर इनसाइड द पॉट, क्योंकि हमने पढ़े हैं जब वाष्पीकरण होता है तो ठंडक महसूस होती है ना, जब इवेपोरेशन होता है तो ठंडक फील करवाता है, वो हमने पढ़े थे, हमने सुने हैं। तो बस इसका आंसर ये हो जाएगा, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है ये, जैसा पूछा गया है वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज our palm feel cold when we put some acetone petrol on perfume on it। क्वेश्चन है, जब हम हथेली पर एसीटोन डालते हैं, क्या डालते हैं, एसीटोन डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं और परफ्यूम डालते हैं, तो वह ठंडी क्यों लगती है।
तो वह ठंडी क्यों लगती है। क्वेश्चन है तो वह ठंडी क्यों लगती है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन है जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो वह ठंडी क्यों लगती है। तो इसका आंसर हमको बताना है। तो क्यों लगती है, जब हम अपनी हथेली पर वी यानी व्हेन वी पुट एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर पाम यानी जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम लगाते हैं तो वाष्पित हो जाता है यानी इवेपोरेट होता है ना। जैसे ही डालते हैं अपन तो इवेपोरेट होता है क्या होता है, इवेपोरेट्स होता है, हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। तो वाष्पीकरण के दौरान यानी ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। जो पार्टिकल ऑफ द लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ पाम यानी अपनी हथेली पर, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, हेंस आवर पाम फील कोल्ड, हेंस आवर पाम इज कोल्ड यानी हमारी हथेली ठंडी लगती है, हमारी हथेली ठंडी लगती है। तो इसका हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको। जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो वो वाष्पित होता है यानी इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेशन के दौरान लिक्विड के कण जो होते हैं, पार्टिकल होते हैं, लिक्विड के कण जो पार्टिकल हमारी हथेली की सतह से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए हमारी हथेली ठंडी लगती है, इसका आंसर ये हो जाएगा, आपको यही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर वी एबल टू सिप पॉट यानी सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर राफ्टर देन अ कप। क्या मतलब है इसका मतलब क्या है कि हम कप की अपेक्षा तस्तरी, सॉसर का मतलब तस्तरी होता है दोस्तों, जैसे वो प्लेट नहीं होती, एक प्लेट की बात हो रही है। जब कप की अपेक्षा तस्तरी से गर्म चाय या दूध अधिक तेजी से क्यों पी पाते हैं बोल रहा है वो। कप की अपेक्षा अपन कप में चाय ला के देते हैं अपने घर वाले अपने को, तो वो गर्म रहती है तो अपने को वेट करना पड़ता है, लेकिन वही चाय को हम कटोरी में डालें तो जल्दी ठंडी हो जाएगी और पी पाएंगे। तो वही क्वेश्चन है कि कप की अपेक्षा तस्तरी से गर्म चाय या दूध अधिक तेजी से क्यों पी पाते हैं, है ना। यानी प्लेट में रखकर, सॉसर में रखकर हम अधिक तेजी से क्यों पी पाते हैं, ये क्वेश्चन है ना। तो क्या आंसर है इसका आंसर हो जाएगा अ सॉसर हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया। उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है दोस्तों, कटोरी का जो है सरफेस एरिया, प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा है ना, कप की अपेक्षा ज़्यादा है। तो अ सॉसर हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया देन कप विथ अ लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर। यानी कि कटोरी में चाय रखेंगे हम खुली प्लेट में तो वहाँ पे इवेपोरेट यानी वाष्पित जल्दी होगा, है ना, क्योंकि बड़ी सतह क्षेत्रफल के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, जिसके कारण तस्तरी में चाय या दूध तेजी से ठंडा हो जाता है। ड्यू टू विच टी और मिल्क कूल रेपिडली इज सॉसर, है ना, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है रेपिडली इन सॉसर यानी प्लेट में। थस वी आर एबल टू सिप टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर। क्या मतलब हुआ इसका, इस प्रकार हम तस्तरी से चाय या दूध तेजी से पी सकते हैं। तो हिंदी में एक बार बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन सुनो, हम कप की अपेक्षा तस्तरी से गर्म चाय या दूध अधिक तेजी से क्यों पी पाते हैं। तो उसका आंसर ये है, एक तस्तरी की सतह क्षेत्रफल कप से बड़ा होता है, एक तस्तरी का सतही क्षेत्रफल कप से बड़ा होता है। बड़े सतही क्षेत्रफल के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है ना, जिसके कारण तस्तरी में चाय या दूध तेजी से ठंडा हो जाता है। इस प्रकार तस्तरी से चाय या दूध तेजी से पी पाते हैं और पी सकते हैं, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है, इंपॉर्टेंट, इसको लिखना है आपको आपकी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर। यानी क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, है ना। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर, यानी किस टाइप के कपड़े पहनना चाहिए, इसका आंसर ये है। आपकी बुक में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, वो क्वेश्चन अलग है, और इसमें पूछा है
किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, और उसमें बोला था कि क्यों होता है, वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, यानी हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए पूछा था वो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में बोला है किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। तो इसमें वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स एंड लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें गर्मियों में सूती यानी कॉटन, सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। समझ में आ गया। लाइट वेट कपड़े पहनना चाहिए हमें, तो क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि ये कूल फील करते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं, है ना, कूल फील करते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। तो इसका आंसर व्हाट टाइप बोला था, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इनटेक्स्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हुए। इस वीडियो लेक्चर में मैंने सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ दोस्तों। इनटेक्स्ट क्वेश्चन के बाद एक लेक्चर आपको मिल जाएगा जिसमें सारे मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया हूँ। चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।